को तोड़ें, लेकिन ब्रेक द आइस का जो हम इडियम, इस इडियम का जो मीनिंग होता है, मेन मीनिंग होता है, वो होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब कि बातचीत, गुफ्तगू स्टार्ट करना, खामोशी को तोड़ना। ब्रेक द आइस का जब हम इस इडियम हमारे पास आता है कि ब्रेक द आइस, जिस तरह हमारे पास लास्ट टाइम आया था टू किल वन बर्ड विद टू, इस तरह से कोई आया था, तो अब देखो कि उसके आगे आपके पास चार ऑप्शन होंगे। आपको फौरन से समझ आ जाएगा कि ये किसी चीज को तोड़ के कुछ न्यू चीज का स्टार्टअप हो रहा है। तो आपने इडियम्स किस तरह से तैयार करने हैं, विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। इस वजह से आपके साथ मैंने एग्जांपल्स भी एक एक रखी हुई हैं। तो ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब कि बातचीत स्टार्ट करना, खामोशी को तोड़ देना। तो ये आपने मीनिंग साथ साथ देखते जाइएगा। आप पीस ऑफ केक, आप देखो कि जो केक होता है वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। आप पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, वेरी इजी। जब कोई चीज बहुत आसान, हम कहते हैं कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, ठीक है, कि ये हमारे पास बहुत इजी चीज है। तो उसके लिए हमने यूज करना होता है पीस ऑफ केक। जिस तरह द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, वो बहुत ज्यादा इजी था। वंस इन अ ब्लू मून, कि जब हम कहते हैं ना कि आप तो ईद का चांद नहीं बन गए हो, बहुत कम नजर आते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या, इंग्लिश वर्ड में, उससे इडियम में हम क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, वंस इन अ ब्लू मून, के बहुत कम नजर आते हो। ही विजिट्स आवर विलेज वंस इन अ ब्लू मून, कि वो अपने गांव में बहुत कम आता है, इस वजह से उसे क्या कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, इधर हमने उसका वर्ड यूज किया हुआ है। हिट्स द डे नेल ऑन द हेड, कि जो हमारे पास, जब हम कोई एग्जैक्टली पॉइंट पे बात करते हैं ना, जो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होती है, तो उसके लिए हमने कौन सा इडियम यूज करना होता है, हिट द नेल ऑन द हेड, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। जब हम एग्जैक्टली अपने बात पे होते हैं या सही पॉइंट पे होते हैं, तो उस टाइम पे हमने कौन सा मुहावरा यूज करना होता है, हिट द नेल ऑन द हेड, कि जब हम किसी को ये कहते हैं कि तुमने बिल्कुल, जो आपका आंसर है वो बिल्कुल आपका राइट है, तो हम क्या कहते हैं, टू योर आंसर हिट द नेल ऑन द हेड। आगे है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ऐसा नहीं है कि आधी रात को जाके आपने ऑयल को बर्न करना है, नो। इसका मतलब है जब आप लेट नाइट तक स्टडी करते हो, लेट लाइट नाइट तक आप कोई काम कर रहे होते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब कि रात को देर तक कोई चीज करना, मेहनत करना, काम करना, स्टडी करना, या फिर कुछ भी करना। जब हम रात को काफी टाइम तक, मिड ऑफ नाइट तक कोई काम करते हैं ना, तो उसके लिए हमने ये मुहावरा यूज करना होता है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले आधी आधी रात तक सिगरेट, ठीक है। जब हमारे पास कोई राज फाश करता है ना, तो उसके लिए हमने कौन सा मुहावरा यूज करना होता है, स्पिल द बीन्स। ही स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, के उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में जो भी राज वगैरह था वो सारा उसने क्या कर दिया था, रिवील कर दिया था। अंडर द वेदर, कि मौसम के अंदर आ जाना, ठीक है। जब हम किसी टेंशन में होते हैं कि या फिर हमारे पास हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो तब हम क्या लिखते हैं, फीलिंग इल। ये इसका जो लफ्सी मानिंग होता है वो होता है हमारे पास फीलिंग इल। आई एम अंडर द वेदर टूडे, कि आज के दिन मेरी तबीयत जो है वो क्या है, मैं सही फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बीमारी की हालत में हूँ। तो उसके लिए हमने कौन सा मुहावरा यूज करना होता है, कौन सा इडियम यूज करना होता है, अंडर द वेदर। नेक्स्ट है आपका कास्ट एन आर्म इन अ लेग। आप देखो कि अपनी टांग और जो आपके पास अपना बाजू बेचना जो होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। हम समटाइम कहते हैं ना, अपना गुड्डा बेच के ये काम कर लेंगे। तो आप देखो कि जब हमारे पास कोई चीज वेरी एक्सपेंसिव होती है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, कास्ट एन आर्म इन अ लेग। द लैपटॉप कास्ट एन आर्म इन अ लेग मीन्स कि जो हमारे पास लैपटॉप था वो बहुत ज्यादा हमारे पास क्या था, महंगा था। आगे नेक्स्ट है हमारे पास बाइट द बुलेट, टू फेस अ डिफिकल्टी सिचुएशन ब्रेवली। आप देखो कि बाइट करना, बुलेट को बाइट कर, सोचें कि कोई गोली को खा, तो ये हमारे बहादुरी से वो चीज सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज करना होता है, बाइट द बुलेट, के जो एक बहुत डिफिकल्ट कंडीशन थी उसे हमने बहुत बहादुराना तौर पे उसे हल किया है सब्र के साथ। शी बिट द बुलेट एंड एक्सेप्टेड द चैलेंजेस। आगे है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब कि हम दिन में ही इस काम को खत्म कर देते हैं, इधर स्टॉप कर देते हैं। बार्क अप द रॉन्ग ट्री।
अब बार्किंग का क्या मतलब होता है? बार्किंग कौन करता है? कुत्ता करता है, ठीक है। भौंकना जिसे कहते हैं, ठीक है। द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत दरख्त पे भौंकना, ठीक है। अगर इसका उर्दू मुहावरा करेंगे, उर्दू में ये इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन, कि जब हम किसी गलत शख्स को किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे होते हैं जो उसका हकदार नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी पे इल्जाम लगा रहे होते हैं, आज दो कि वो हमारे पास उस बंदे ने वो काम नहीं किया होता है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं? बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि तुम गलत बंदे को इल्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास बीट अराउंड द बुश टू अवॉइड द मेन पॉइंट। जब हम मेन पॉइंट से हट के बात करते हैं ना, तब हम कहते हैं कि डोंट बीट अराउंड द बुश, कि अपनी मेन पॉइंट पे ही रहो, इधर उधर की बातें ना करो, ठीक है। तो उसका मतलब होता है जब कोई बंदा ऐसा हो तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। बेटा जी कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, इन हॉट वाटर, आप देखो कि जो हमारे पास गर्म पानी होता है, वो ज़ाहिर सी बात है जब किसी के बंदे के ऊपर पानी गिर जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो डिफिकल्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो इसके लिए इसका क्या उर्दू मीनिंग हो सकता है? आपने उस वर्ड्स पे पहले फोकस करना है कि इसका लफ्सी मानी क्या होता है, ये किस तरह से ज्वाइन हो सकता है, इसका मीनिंग क्या क्या बन सकता है। आप जब 3-4 दफा उसी वर्ड को पढ़ोगे ना, जो इडियम है, हाल दो कि कोई ऐसे भी इडियम्स हैं जो आपने नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उस इडियम्स को आप 2-3 दफा उसके उर्दू ट्रांसलेशन करोगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो मीनिंग्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो इन हॉट वाटर तब हम यूज करते हैं जब कोई बंदा हमारे पास ट्रबल कंडीशन में होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू आर इन द हॉट वाटर, कि वो हमारे पास क्या है? इन ट्रबल में है, किसी मुश्किल घड़ी में है। नेक्स्ट है हमारे पास पुल समवन्स लेग, कि जब हम किसी को एक टांग खींचना, ठीक है। मतलब कि जब हम किसी को टीज करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पुल समवन्स लेग, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग, कि मैं जस्ट तुम्हें तंग करने के लिए ये काम कर रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास एट द 11th आवर, लास्ट मोमेंट पे जब हम कोई चीज कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी से आपको नोटिफिकेशन आता है कि सबमिट योर असाइनमेंट एट 11th आवर, ये आपके पास 11th आवर क्या है? फ्राइडे आपके पास 11th आवर, इससे पहले पहले आपने सबमिट करनी है, तो इसका मतलब होता है कि लास्ट मोमेंट आपका ये है, आपने उससे पहले पहले ये चीज आपने सबमिट कर देनी है। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास एट द कार आउट ऑफ द बैग, कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सिगरेट एक्सीडेंटली, मतलब कि समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई अल्फाज जुबान से नहीं निकालना चाह रहे हैं, लेकिन कोई शख्स बातों ही बातों में वो अल्फाज हमारे मुंह से निकलवा लेता है, ठीक है। एक्सीडेंटली वो चीज़ हमसे रिवील हो जाती है, हम कोई सिगरेट रिवील नहीं करना चाहते, फिर भी वो जाहिर हो जाता है, तो उसके लिए हम कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, शी लेट द कैट ऑफ द आउट ऑफ द बैग। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि छुपी हुई रहमत, ठीक है। सम थिंग्स गुड दैट बैड एट फर्स्ट, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें दिखने में तो बुरी लगती हैं, लेकिन वो अच्छे में क्या होती है? हमारे पास अच्छी होती हैं, ठीक है। तो लूजिंग द जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो उसने जॉब लूज की है वो एक्चुअली में हमारे पास क्या थी? एक ब्लेसिंग थी, जो कि वो वक्ती तौर पे वो ये सोच रहा था ना कि ये मेरी जॉब चली गई है, लेकिन वो उसके लिए क्या साबित हुई है? एक ब्लेसिंग साबित हुई है, कि कोई ऐसी चीज जो हमारे पास दिखने में हमें फर्स्टली बुरी लग रही हो, लेकिन बाद में वो अच्छी साबित हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है हमारे पास किल टू वालेकुम मैम। बर्ड्स। जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। बेटा सबके साथ मसला है या फिर जस्ट आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही? काइंडली बताइएगा। मैम हमें शो हो रही है। सोबिया आपको शो नहीं मैम हो रही? तब हो मैम हाँ तब हाँ हो हाँ, रही है। समटाइम ना नेटवर्क का इश्यू होता है ना, तो इस वजह से आपको स्क्रीन विजिबल नहीं होती है। तो जब आपको स्क्रीन विजिबल ना होना हो तो कोशिश क्या करें, थोड़ी सी इधर उधर मूव कर लिया करो, थोड़ी सी प्लेस चेंज कर लिया करो, तो आपको इंशाल्लाह ताला स्क्रीन विजिबल होगी। आजकल पता है वेदर भी जी। थोड़ा सा इस तरह का होता है, तो इस वजह से भी समटाइम स्क्रीन शो नहीं होती है।
आगे है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कि एक पत्थर से दो परिंदों को मारना। उर्दू तर्जमा तो इसका यही होगा, उर्दू ट्रांसलेशन अगर हम इसके करेंगे तो। अब इसका क्या मतलब होता है कि टू अचीव टू गोल्स विद वन एफर्ट, कि एक ही एफर्ट के साथ दो गोल। फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह अभी डीपीओ कंटेंट का पेपर था या फिर आपका एफआईए का पेपर था, दोनों के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था। अब तैयारी तो वो एक ही टाइम में कर रहे थे, लेकिन वो जॉब्स दो मल्टीपल जॉब्स के लिए वो क्या उन्होंने किया, अप्लाई किया है। ठीक है, तैयारी एक टाइम पे और आप मल्टीपल टाइम पे अप्लाई कर सकते हो, जितना आप चाहें उस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कि एक ही पत्थर से दो परिंदों का शिकार करना, कि एक एफर्ट से आपने दो गोल अचीव कर लिए हैं, हासिल कर लिए हैं। वर्किंग टू वर्क किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये तो आपको भी पता है कि जो आपके पास एक्शन होते हैं, जो आप अमल करते हो, ठीक है, वो आपके अल्फाज से ज्यादा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये कहता है कि मैं ये पोस्ट हासिल कर लूंगा, वो पोस्ट हासिल कर लूंगा। एक वो बंदा होता है जो बातों तक रहता है, एक वो होता है जो खामोशी से मेहनत करता है और लास्ट पे अपनी जो अचीवमेंट होती है, जो अपना गोल होता है, वो अचीव कर लेता है। तो आप देखो कि जिस बंदे ने अपना गोल अचीव किया है वो तो सबको नजर आ जाता है ना, वो सबको नजर आता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैंने ये चीज हासिल की है, वो सब कुछ शो ऑफ हो जाता है। और एक वो बंदा होता है कि जो जस्ट अपने वर्ड्स तक ही रहता है। डीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स, कि जो आप अमाल करते हो ना, वो आपके ज्यादा अहम होते हैं आपके अल्फाज से। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब देखो, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, कि ऐसी चीज पे रोना कि जिसका आप कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, जो वेस्ट हो गई है, तो उस चीज पे रोने के लिए हम क्या कहते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ड। अब क्या फायदा, और इसके लिए उर्दू में एक चीज ये भी यूज कर सकते हैं, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसी तरह का है हमारे पास टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, कि ऐसी चीज पे पछताना कि जिसका जो अभी चेंज ही नहीं हो सकती है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। आगे है द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स योर टर्न टू डिसाइड, कि बाल इन योर कोर्ट का मतलब है कि बाल अभी आपके हक में है, ठीक है, आपके कोर्ट में, आप जो आप चाहो वो फैसला करो। तो इसका जो मीनिंग है इसका है, इट इज योर टर्न टू डिसाइड, कि ये अब आपका मामला है, अब आपकी टर्न है कि आप डिसाइड करें कि क्या करना है हमने। बाल इज इन योर कोर्ट नाउ। एड फ्यूल टू द फायर, ये तो आपको भी पता है कि जिले के ऊपर ईंधन लगाना, ठीक है, तेल लगाना। तो इसके लिए हमारे पास क्या, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, के जब एक चीज ऑलरेडी हमारे पास बुरी होती है और उसे हम मजीद बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज करना होता है, ईडियम एड फ्यूल टू द फायर, टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, के एक जो बैड सिचुएशन है उसे आप बहुत ही बैड बना देते हो। हिज वर्ड्स एडिड फ्यूल टू द फायर, के उसके अल्फाज ने फायर के ऊपर ये फ्यूल डालने का काम किया है। ऑन क्लाउड नाइट। अब क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, कि जब हम वो आसमानों को छू रहा है, ठीक है ना। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर पासिंग द एग्जाम, के एग्जाम पास होने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश था। कीप एन आई ऑन। अब अपनी आंखें खुली रखो, जिस जब हम कहते हैं ना अपनी आंखें खुली रखे, तो उसके लिए हमने इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करना होता है, टू कीप एन आई ऑन। प्लीज कीप एन आई ऑन ऑन माई बैग, टू वॉच केयरफुली, के अच्छे तरीके से आप देखें। मिस द बोट, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, ये भी आपको पता है कि देखिए कि ये सारे जो इडियम्स हम कर रहे हैं वो जरा सा फोकस करने के बाद आप फौरन से गैस कर सकते हो कि इसका क्या आता है। और जो इडियम्स होते हैं वो हमारे पास पास्ट पेपर में से भी बहुत से आते हैं, और हर एक पेपर में एक या फिर दो इडियम्स जो होते हैं मस्ट लिए गए होते हैं। तो ये इडियम्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अभी हमारे पास बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीजें रह गई हैं जो हम हमारी नहीं हुई है। जो मेन मेन चीजें थी, जो हमारे पास मेन टारगेट था इंग्लिश का, वो हमने मेजोरिटी कर लिया है। अब जो आपका मेन काम है ना, अब देखो कि अब आपने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट हो गया, एग्जाम वीटा हो गया, उस या फिर पास पेपर डॉट कॉम, ये भी आपके पास ना एक वेबसाइट है। वो चीज आप ओपन करें, उधर आगे आपके पास क्विज़ेस आ जाते हैं, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखो कि तैयारी करने का असूल क्या होता है। अब आपने आगे और भी जॉब्स आनी है, तो आपने तैयारी किस तरह से करनी है, कोई भी जॉब है उसका सबसे पहले आप सिलेबस सर्च करें कि इसमें हमारे पास सिलेबस क्या आता है। जब आपको ये पता चल गया कि इसमें इंग्लिश है, इसमें जीके इतने परसेंट आना है, इसमें लॉज इतने आने हैं, वो आपके पास आ गया, ठीक है। अब वो जो आपके पास आ गया, अब फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, इंग्लिश के सब टॉपिक्स आप जो उसके कंटेंट्स है ना, वो आप सर्च करें कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं,
वो कंटेंट्स आपके पास आ गए, आपने लेक्चर ले लिए। अब हर एक टॉपिक का आपने क्या करना है, क्रोम पे जाना है, टेस्ट पॉइंट ओपन करना है, वो टॉपिक आपने सर्च करना है, उसके ऊपर एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज आप क्विज लें अपना, या फिर पहले आप प्रैक्टिस इसी तरह से करें, उसके बाद अपना क्विज लें, ताकि आपको नो हो कि आपकी कितनी परसेंट तैयारी है। आप देखेंगे जॉब्स तो आती रहती हैं, आपने टाइम नहीं वेस्ट करना। ये वाले जो डेज है ना, ये आप रिलैक्स में, बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो अभी हमने अप्लाई किया, अभी क्या ही जरूरत है, हम बाद में कर लेंगे, जब जॉब आएगी तो देखा जाएगा, तब हम तैयारी कर लेंगे। नो, ऐसा नहीं करना, ये आपके पास गोल्डन चांस है। आपने क्या करना है अभी से, टेस्ट पॉइंट का जो मैंने आपको बताया ना, जो आपने प्रीवियस लेक्चर वगैरह लिए हैं, हिस्ट्री के लिए, जीके के लिए, मैथ और ये इंग्लिश के लिए, आपने उधर जाना है, वो टॉपिक सर्च करने हैं, ताकि इन टॉपिक्स पे आपकी जो कमांड है ना वो 100% हो जाए, इनमें से आपकी कोई भी मिस्टेक ना आए। आगे हमारे पास मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। सब बच्चों के साथ मसला है या फिर सिर्फ आपके साथ, काइंडली बताइएगा। नो मैम, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। बेटा जी, आप ना अपनी थोड़ी सी प्लेस को चेंज करें, लोकेशन थोड़ी सी चेंज करें, तो माइट भी आपको क्लियर आवाज आ जाए। ओके। आगे है मिस द बोट, के कश्ती को मिस कर लें। अगर उर्दू मीनिंग देखेंगे तो उसका यही होता है ना, कश्ती मिस हो गई है, वो उस बोट में नहीं जा सका है। तो इसका उर्दू मीनिंग, जो इसका मेन मीनिंग है वो यही है, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, कि कोई मौका ऐसा था कि जो हमारे हाथ से लूज हो गया है। ही मिस द बोट बाय अप्लाइंग लेट, कि उसने लेट अप्लाई किया तो इस वजह से वो उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो हाथ से मिस हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू थिक एंड थीन, मतलब कि इन गुड एंड बैड टाइम्स, कहते हैं ना आई एम विद यू थ्रू थिक एंड थिन, कि मैं हमेशा जो आपके साथ हूँ, चाहे हमारे पास कोई भी टाइम आ जाता है, गुड है या फिर बैड है। तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, ट्रू ट्रू फ्रेंड्स में स्टे टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन, कि वो हमारे पास हर मुश्किल घड़ी में साथ रहते हैं। आप देखो, इतने मुश्किल नहीं होते इडियम्स, आप जल्दी में कुछ रॉन्ग भी लगा लेते हो, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करो ना, तो वो आपका क्लियर हो जाता है कि इसका क्या बन सकता है आपके पास। आगे है स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्मॉल प्रॉब्लम मेड टू सीम सीरियस, कि एक जो हमारे पास स्टॉर्म इन अ टी कप, देखो टी कप होता है वो हमारे पास कितना सा होता है, छोटा सा होता है, क्या उसके अंदर स्टॉर्म आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो जस्ट जब हमारे पास कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसे हम बहुत सीरियस लेके चलते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या ही होगा, तो उसे जब हम सीरियस सिचुएशन दे देते हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज करना होता है, स्टॉर्म इन अ टी कप। देयर आर्गुमेंट वाज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। सी आई टू आई, मतलब कि आंख में आंख डाल के बात करना, या फिर उसके हाँ में हाँ मिलाना। तो उसके लिए हमने क्या यूज करना होता है, सी आई टू एग्री कम्प्लीटली, जब हम किसी बंदे के साथ कम्प्लीटली तौर पर रजामंद होते हैं, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज करना होता है सी आई टू आई, वी सी आई टू आई ऑन दिस इशू। द लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल प्रॉब्लम दैट causes someone to lose patience। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है कि आखिरी मसला का हल ये है कि जब हमारे पास कोई किसी को अपना पेशेंस लूज करने पे मजबूर कर देता है, कि वो बहुत फोरियस कंडीशन में चला जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द लास्ट स्ट्रॉ। हिज रूड बिहेवियर वाज द लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट है हमारे पास, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि कोई भी काम एक ही टाइम पे नहीं होता ना, कि जो हमारे पास ग्रेट अचीवमेंट्स होती हैं उन्हें करने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए हमने क्या सेंटेंस है हमारे पास एग्जांपल के तौर पे, रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि जो भी हमारे पास रूम होता है वो एक ही दिन में बिल्ट नहीं हो सकता है, जो बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं वो टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में। इज इट क्लियर? एडियम्स आपको क्लियर हुए हैं बेटा? जी मैम जी। ये मैं आपको फाइल भी शेयर कर दूंगी, ये अच्छे तरीके से आपने दोबारा से रिवाइज करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स थे। और ईडियम सारे ही ऐसे ही होते हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी आप कोशिश करोगे ना तो वो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो ये आपने चीजें देखनी है कि किस तरह से आप कर सकते हो, मैक्सिमम चीजें आपने करनी है। अब इससे नेक्स्ट जो है ना हमारे पास, वो है हमारे पास स्पेलिंग चेकर्स, कि कुछ हमारे पास स्पेलिंग है, वो आपने बताना है कि इसमें से राइट स्पेलिंग कौन सा है। ओके। मैम अब 27 नंबर थोड़ा सा बताइएगा।
जी बेटा, आवाज नहीं आई। मैम जो 27 नंबर है ना, वो बताइएगा, थोड़ा सा उसकी समझ नहीं आई। अच्छा, जब जो हमारे पास कोई छोटी-सी प्रॉब्लम होती है ना, जो हमारे पास छोटी-सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसे हम खींच के ना हम कहते हैं ना कि जिस तरह हम कहते हैं कि इस आर्गुमेंट को इधर ही खत्म करो, लेकिन कोई ऐसे भी बंदे होते हैं कि वो उधर नहीं, वो बेशक छोटी-सी प्रॉब्लम होती है, उसे खींच-खींच के बहुत लंबी प्रॉब्लम लेके चले जाते हैं। तो आज स्टॉर्म इन अ टी कप का ये मतलब है कि एक छोटी-सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके पेश करना। आप देखोगे टी कप छोटा-सा था ना, लेकिन वो उसे स्टॉर्म की शक्ल दे देना, मतलब कि तूफान की शक्ल में उसे खींच-खींच के बहुत लंबा कर जाना। देयर आर्गुमेंट वाज़ अ स्टॉर्म इन अ टी कप के उनके आर्गुमेंट ऐसे थे कि वो छोटे से थे, लेकिन उन्होंने इतना उन्हें सीरियस कर लिया था, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया था कि वो मतलब कि प्रॉब्लम थोड़ी-सी थी, लेकिन वो उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले गए थे। जी मैम, जैसे बात का बतंगड़ बनाना, वो सेम यही है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, उर्दू मीनिंग यही होगा कि बात का बतंगड़ बनाना, जो उर्दू मुहावरा है इसका। जी जी जी, बिल्कुल शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, आपने स्पेलिंग बताने हैं कि इनमें से कौन से ठीक हैं, ठीक है? अकोमोडेशन का तो 20 है अकोमोडेशन। आप मुझे बताएं कि सिंगल एम कौन सा वर्ड ठीक होगा। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ACCOMODATION। एम वाला सेकंड प्लस वाला वाला देख लें। वो कौन डबल सा एम है होगा? उसमें। कौन सा होगा? डबल एम, डबल मैम 2 वाला, बी वाला। मैम नंबर 1 वाला। यस, ये आपके नहीं, याद रखिएगा, जिसमें हमारे पास डबल सी होता है, डबल एम होता है, तो वही हमारे पास एक्यूरेट होता है। अब इसमें हमारे पास बी वाला ACCOMMODATIO है, जिसमें दो ओ होते हैं। आप ये चीज आप इस तरह से याद, दो ए होंगे, दो सी होंगे, दो ओ होंगे, दो एम होंगे, ठीक है? आप देखो कि ए भी हमारे पास क्या है, ACCOMMODATIO। डेशन की तो स्पेलिंग सबको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? जिसमें हमारे पास ACCOMMO आएगा, तो वो हमारे पास बी वाला है, वो हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है। एक सेकेंड, हमारे पास ये वाला ठीक है, अकोमोडेशन, ये वाला स्पेलिंग जो है इसके ठीक है, ठीक है? अच्छे तरीके से देख लें। डन। मैम क्या अगेन बता दे इसका। जो आपके पास बी वाला है ना ऑप्शन, ये आपके पास एक्यूरेट है, जिसमें हमारे पास डबल सी आता है, डबल एम आता है, और इससे और ज्यादा अगर आप डेप्थ में चले जाओगे तो देखोगे कि डबल ओ भी यूज हुआ हुआ है, ठीक है? और इसके साथ हमारे पास डबल ए भी यूज हुआ हुआ है। डेशन के स्पेलिंग सबको आते ही होंगे ना, डेशन में सब में सेम ही होते हैं, ठीक है? आगे भी सेम ही होंगे। जो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, ACCO अकोमोडेशन होता है, ठीक है? अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अकोमोडेशन होता है, ACCOMMO वाला हमारे पास ठीक होता है अकोमोडेशन की स्पेलिंग, ठीक है? ये आपके पास बी वाला ऑप्शन है। जी मैम। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। आप बताएं कि इन्वायरमेंट वाला मैम कौन सा सेकंड ठीक ऑप्शन होगा? ठीक है इसका, बी है इसका। मैम बी वाला। हाँ जी, बी वाला। आप देखो कि इन्वायरमेंट में भी अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इन्वायरमेंट देखो, है तो इजी था, लेकिन इसमें किधर मिस्टेक हो जाती है, ओ में। और एन जिधर आता है ना, तो इधर स्टूडेंट मिस्टेक रखना है। ENVIOVIRONMENT इन्वायरमेंट, ये हमारे पास स्पेलिंग होते हैं। क्योंकि जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो वो हमारे पास जो ओ होता है वो स्किप सा हो जाता है, तो इस वजह से अक्सर स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट के ये स्पेलिंग हो जाएंगे, ENVIOVIRONMENT, ठीक है? तो मैम ज्यादा फिर इसमें बेहतर है, और नहीं साइलेंट। तो ये मैं वैसे स्लाइड्स। जी मैम इसमें और साइलेंट है। हाँ जी, एनवायरनमेंट देखो, एनवायरनमेंट ओ की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास, ठीक है? तो दैट्स वाई कि हमारे पास क्या होता है कि ये इधर से मिस्टेक कर देते हैं। मैम एन की मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। ओ तो इन्वायरमेंट होता है ना, इन्वायरमेंट जिस तरह पहला है, बच्चे नहीं, इसको एन की जगह मिस कर देते हैं, पहले को करेक्ट करते हैं, वैसे दूसरे इधर वाला ही ये करेक्ट है। देखो, नहीं नहीं,
जो नहीं, जो बात हमारे पास बताऊं? मेन। जी जी एक्सक्यूज मी बोले मैम, आप। जी जी। जब हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं ना, हम उसको सिलेबल्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने उसके मैक्सिमम उतने सिलेबल्स बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेट सपोज 3 भी बनाते हैं, तो हर एक के अंदर वाउल लाजमी होना चाहिए। तो वो जो वाउल होता है, हम उसके हाँ सेटिंग्स से उसके स्पेलिंग्स याद करते हैं। हाँ, ऐसा अकोमोडेशन ही है। में भी ऐसे आप ही देखो। हमने, यानी कि हर सिलेबल में वाउल लाजमी रखना होता है। हाँ जी। तो आप देखो कि जिस इन्वायरमेंट, आप देखो ENVIRMENT, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को ये स्पेलिंग होना चाहिए ना। आप देखो और एन, ये जो दो चीजें ये हमारे पास क्या है, ये एडिशनल है। तो इन दो चीजों में ही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, एन ओ में। या तो एन को पहले लगा लेंगे या फिर ओ को पहले लगा देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि ओ को लगाते ही नहीं है। इन उनकी मिस्टेक होती है। तो सिलेबस भी बना के आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन मसला ये होता है कि जब हम सिलेबस भी बनाते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन में नहीं यूज़ होती हैं। तो दैट्स वाई कि वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती हैं। जो हमारे पास दूसरे स्पेलिंग होते हैं वो नियरली इक्वल होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादातर मिलते जुलते होते हैं। तो इस वजह से उधर हमारे पास क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव। मैम इसका बी ठीक है। मैम इसका ए हाँ है। जी, इसका भी है है बेटा जी। C3 का क्या होगा? मैम इसका बी ठीक है। ये होगा ना, देखो रिसीव हो रहा है, जी CEIV, सीव। हाँ जी, EIV की। ये जो हमारे पास है ना, आप देखो रिसीव, CEIVE, ये हमारे पास ठीक होगा इसका, ठीक है। आई पहले नहीं, हमारे पास आई बाद में आता है, ई पहले आता है, तो ये चीज देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है डेफिनेटली। तो इसका कौन सा होगा? मैम इस फोर्थ का ए ठीक है। ए ठीक है। और मैम बी नहीं होगा इसका। देखो, डिफाइन के क्या स्पेलिंग होते हैं? DEFINE। DEFINE, डिफाइन वो होते हैं, ठीक है। अब जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन के क्या होते हैं? नेशन, अब वो आगे चला जाता है ना, ई हमारे पास क्या आ जाता है, खत्म कर देते हैं, ठीक है। डिफाइन से डेफिनेशन आता है ना हमारे पास। तो इसमें हमारे पास DEFINITELY, हमारे पास ए नहीं आता। तो ये हमारे पास क्या होता है, बी इसका राइट होगा, हमारे पास ए नहीं होगा। इसमें हमारे पास आई आता है, ये वाला, ठीक है। ए की जगह आपने क्या लगाना है, आई लगाना है। ए वाला आपके पास रॉन्ग हो जाता है, आपके पास बी वाला इसका भी ठीक है। डिफाइन हमारे पास सेपरेट, सेपरेट के कौन से होते हैं? मैम बी ऑप्शन। हाँ जी, इसका बी होगा। PARATE जिसमें होता है वो हमारे पास होता है। तो इसमें स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि ये जो आपके पास सेकंड वाला ए है ना, तो इसकी जगह वो ई लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला इसमें, ये रेट के तो स्पेलिंग सबको पता होते हैं कि RATE रेट होता है सेपरेट। तो PE या फिर PA इधर मिस्टेक करते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है कि ये हमारे पास क्या होता है, SCPARATE। ये हमारे पास इसकी बी वाला ऑप्शन क्या है, ठीक आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या स्पेलिंग है? मैम मैम इसका इसका भी बी ऑप्शन। जी, गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है कि एन की वही बात आ जाती है कि कुछ स्टूडेंट एन नहीं लगाते हैं, या तो जिस तरह ये गवर्नमेंट, ये भी हमारे पास स्पेलिंग हो सकते हैं ना, इसमें एन नहीं है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट में हमारे पास क्या आता है, NB आता है। तो ये हमारे पास हो जाता है GOVERNMENT, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिविलेज। तो ये क्या स्पेलिंग है? हैं, PRIVILEGE, जो हमारे पास फर्स्ट वाला है ना, ये हमारे पास ये से, ये हमारे पास प्रिविलेज के ये स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। PRIVILEGE। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओकेजन। ओकेजन के क्या स्पेलिंग होंगे बेटा? मैम इसका ए ऑप्शन ठीक है।
मैम इसका बी ऑप्शन। ए ऑप्शन। आप देखो मैम ओ डबल आता है, डबल एस नहीं आता इसमें ओकेजन में। ओकेजन में हमारे पास क्या आ जाता है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। तो ये इसका आता है बी ऑप्शन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेसफुल। सक्सेसफुल के क्या होंगे, बी ऑप्शन। ये दे आप देख लें, ये आगे भी है सक्सेसफुल, डी भी है। ठीक है, तो अभी इधर से देख के बताएं सक्सेसफुल के क्या होंगे। मैम सी। मैम बी है इसका। मैम इसका बी है। इसमें भी हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास बी आएगा, एस यू डबल सी ई डबल एस एफ यू एल। आप देखो कि ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है, इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें हमारे पास एक टाइम पे एस यूज हुआ है। जो हमारे पास बेसिकली होता है वो हमारे पास होता है एस यू डबल सी डबल ई डबल एस एफ यू एल, सक्सेसफुल। ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनियस। तो मेंटेनियस के स्पेलिंग बताएं कि क्या होंगे, ये डी ऑप्शन भी है आपके पास। एक सेकंड, ये ले। मैम सी। मैम इसका ए ऑप्शन। मैम सी वाला। सी वाला और ए वाला, नो, ना सी वाला है ना ही हमारे पास ए वाला है। बी वाला है। टेनियस, नियस, तो ये हमारे पास बी वाला है। टी नियस, टी ई एन ए एन सी, ये वाले हमारे पास स्पेलिंग होते हैं। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देख लें अच्छे तरीके से। ठीक है, मैम इसमें अब नेक्स्ट आपने है जो बताया इसका मीनिंग क्या है। हेलो, मैम मैंने पूछा इसका मीनिंग क्या है, बी ऑप्शन का जो मतलब ये है। बरकरार। जब हम किसी चीज को मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं, जारी रखते हैं, तो उससे कहते हैं मेंटेनियस। ठीक है, जी मेंटेन ओके। रखना किसी चीज को। नेक्स्ट है ठीक है। हमारे पास इम्बारस। अब इम्बारस के कौन से स्पेलिंग हो सकते हैं, देखें 11 के। ए और सी सेम है मैम। मैम इसमें बी वाला है। आवाज नहीं आ रही है मैम इसकी। ए और सी दोनों सेम ही हैं। बी वाला। हाँ जी, इसके दोनों सेम है। इस मैम बी वाला। कौन सा, बी बी मैम जी वाला बी। मैम जी बी। आप देखिए, नहीं, इसमें हमारे पास बी ए डबल आर ए डबल एस। आप देखो कि ए भी और सी भी दोनों इसमें हमारे पास क्या सेम है, तो ही होगा। इसमें हमारे पास ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस, ये होते हैं। आगे हमारे पास कमिटमेंट। कमिटमेंट के क्या स्पेलिंग होंगे, हाँ जी, आगे ए। हमारे पास कमिटमेंट। कमिटमेंट के क्या हो सकते हैं, ए। बी। बी मैम जी इसका। इसका बी। आएगा, बी आएगा। कमिटमेंट के हमारे पास क्या था, सी ओ डबल एम आई टी एम ई एन टी, आएगा बी वाला होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसरी। नेसेसरी के बताएं, मैम इसका बी ऑप्शन। बी वाला है। एन ई सी ई डबल एस ई आर वाई, जिसमें हमारे पास डबल एस आता है तो वो हमारे पास क्या है, बी वाला है। तो इसमें हमारे पास ये वाला बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट है बिगनिंग। बिगनिंग के बताएं, बी। मैम बी ऑप्शन। इसमें डबल एन नहीं आता बिगिनिंग में, वो तो हमारे पास ये है ना। आई एन जी, तो ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन बन रहा है। आगे है मेलिनियम। मेलिनियम के बताओ, मैम बी वाला है इसका। मैम डी ए ऑप्शन। वाला है। जगह है इसमें। इसमें हमारे पास डबल एल आता है और आगे हमारे पास डबल एन आता है, तो इसमें हमारे पास ये बी वाला आ जाता है।
MILLENNIUM। अब टुमारो सबसे इजी, टुमारो का बताएं। मैम बी वाला इसका भी। मैम बी ऑप्शन। हाँ जी, इस हाँ टुमारो सबसे ज्यादा सोचा है, वेरी गुड। अच्छा, परसूट, इसके बताओ। मैम ए। ए। एक सेकंड में स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर देती हूँ। ये वाला तो हो नहीं सकता हमारे पास। मैम मैम इसका ए वाला है। मैम सी वाला। हाँ जी, नहीं उसमें ई भी आता है ना बेटा जी, तो देखो कि वो नहीं ये वाला UAI आई नहीं आता, ए ये वाला भी वाला। गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, तो इसमें हमारे पास ए वाला आ जाता है। आगे है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के बताएं कौन से हो सकते हैं। ए वाले ए। मैम। हाँ जी, इसमें हमारे पास ए। ए वाला आ जाएगा, INDEPENDENT, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चनर, कि जो क्वेश्चनर पूछने वाला होता है, तो वो बताएं कि वो कौन से हो सकते हैं। ए वाला। मैम बी। डबल एन बेटा, डी में तो 3 दफा एन यूज हुआ है ना, देखें अगर, तो इसमें मैम हमारे पास ए डी वाला में है क्या आ इसका। जाता है, 3 मैम टाइम एन ए वाला वाला। है। हाँ जी, तो इसमें हमारे पास ए वाला होगा, जिसमें हमारे पास डबल एन यूज हुआ है, AIRE, जिसमें यूज हुआ है, ए हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस। मैम इसका बी है, बी और सी बी। एक बी ऑप्शन। नहीं, बी और सी एक जैसे हैं। मैम ए वाला एग्जिस्ट है। के क्या इसमें हमारे पास कौन सा होगा। ए वाला बी मैम ए। और सी सेम है। बी और सी तो नहीं होंगे हमारे पास, ए तो नहीं आता हमारे पास, टेंस में हमारे नहीं पास नहीं, ए नहीं आता, बी और सी आएगा मैम। इसमें हमारे पास ए आएगा, एग्जिस्टेंस, EXISTENCE। ये इसमें फर्स्ट वाला आता है हमारे पास, एग्जिस्टेंस, TENCE वाला। अच्छा, ये थे हमारे पास कुछ इडियम्स आज की फाइल में थे, और इसके साथ स्पेलिंग करेक्शन आते हैं। आपको पता है कि स्पेलिंग वगैरह भी पेपर में मस्ट आते हैं, और ये जो वो वर्ड्स थे जो हमारे पास कंफ्यूजिंग भी थे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वर्ड्स, ये फाइल भी मैं आपको वैसे भेज दूंगी, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, इसके साथ इडियम्स भी। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मैम ये स्टार्ट वाले करवा दी इडियम। ये आपने नहीं किया स्टार्टिंग से। मैम मैंने भी किया थी। अच्छा, जो फर्स्ट वाला है वो है हमारे पास ब्रेक द आइस। अब देखो कि अगर इसे का हम उर्दू में करें तो इसका मतलब है बर्फ तोड़ना, ठीक है। लेकिन इडियम्स का और जो हमारे पास लफ्सी मानी होता है ना, वो उस लफ्सी मानी से बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ करेंगे तो वो आपको फौरन से समझ आ जाएगी कि इसका क्या हो सकता है। ब्रेक का इसका मतलब होता है खामोशी तोड़ना और गुफ्तगू स्टार्ट करना, ठीक। टू स्टार्ट अ कंजर्वेशन, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, कि इसने खामोशी तोड़ने के लिए हमारे पास क्या किया है, एक जोक बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अ पीस ऑफ केक। जब हमारे पास कोई मामला बहुत इजी होता है, आसान होता है, तो हम कहते हैं इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, कि ये तो हमारे पास बहुत इजी है। द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक। जब कोई चीज हमारे पास इंतहाई इजी होती है तो उसके लिए हम पीस ऑफ केक का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, कि बहुत, जब हमें कोई बंदा बहुत कम नजर आता है तो उसके लिए हम कहते हैं तुम तो ईद का चांद जिस तरह बन गए हो, ठीक है। उर्दू में इस तरह से हम यूज करते हैं। तो जब हमारे पास कोई चीज बहुत कम नजर आती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। शी विजिट हर विलेज वंस इन अ ब्लू मून। आगे हिट द नेल ऑन द हेड, जब हमारे पास कोई बंदा बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करता है, राइट बात करता है, तो उसके लिए हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। अब भी तुमने बिल्कुल सही बात की है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। योर आंसर हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है हमारे पास बर्न द मिड नाइट ऑयल, जब हम रात
आधी रात तक काम करते रहते हैं, ज़्यादा देर तक रात के ज़्यादा पैर तक हम काम करते हैं, स्टडी करते हैं या फिर कोई और भी काम करते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये इस टाइम भी आया था हमारे पास पेपर में। आगे है स्पिल द बीन्स। जब हम सिगरेट को रिवील करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पिल द बीन्स का मुहावरा यूज करते हैं, इडियम यूज करते हैं, स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। आगे है अंडर द वेदर। जब हमारे पास हम अच्छा फील नहीं करते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, हम फीलिंग इल करते हैं, तो हम कहते हैं मौसम की लपेट में आ जाना। ठीक है, अगर उर्दू में बात करें तो हम कहते हैं कि मौसम की लपेट में आ गया, मतलब कि बीमार हो गया है। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग इल, आई एम अंडर द वेदर टुडे। आगे है कास्ट एन आर्म इन अ लेग, कि अपनी बाजू और टांग को ना बेच देना। ठीक है, जब हमारे पास कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मैं अपना गुर्दा बेच के तुम्हें ये गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव होती है, उन्हें आर्गन से तशबीह देते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। ला लैपटॉप कॉस्ट इन आर्म इन अ लेग। आगे है बाइट द बुलेट। आप देखो कि बुलेट क्या होती है, गोली होती है। क्या बुलेट को आप बाइट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है और उसे हमने बहुत इजीली ब्रेवली सॉल्व किया है, उसे फेस किया है अच्छे तरीके से, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बाइट द बुलेट। ये इडियम हम उसके लिए यूज करते हैं। आगे है कॉल इट अ डे। जब हम कोई काम स्टॉप कर देते हैं तो उसके लिए हम इडियम यूज करते हैं कॉल इट अ डे। आगे है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप का मतलब होता है, वैसे बार्किंग तो कुत्ते के लिए हम यूज करते हैं ना, कि भौंकना। तो जब हम गलत बंदे को ब्लेम कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, के आप गलत बंदे को ब्लेम कर रहे हो। बीट अराउंड द बुश, कि जो हमारे पास बुश है, जो हमारे पास असल झाड़ी थी, उसके इर्द गिर्द आप बीट कर रहे हो। जो मेन पॉइंट है उसे आप छेड़ नहीं रहे हो। जो बुश सही है हमारे पास, उसको आप हिला नहीं रहे हो, जस्ट उसके इर्द गिर्द आप घूम रहे हो, मतलब कि आप पॉइंट पे नहीं आ रहे हो। आप इर्द गिर्द इधर उधर की बातें कर रहे हो, मेन पॉइंट से आप अवॉइड कर रहे हो। डोंट बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब होता है कि जब हम किसी मसले में हो जाते हैं, परेशानी में फंस जाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन हॉट वाटर। ही इज इन हॉट वाटर। पुल समर्स लेग्स, कि जब हम किसी की टांग खींचते हैं ना, मतलब कि किसी को तंग करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुल समर्स लेग। आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग। आगे है एट द 11th आवर, कि लास्ट मोमेंट पे। अब देखो कि हमारे पास टोटल 12 हार्स होते हैं ना, एक घड़ी की सुई में हमारे पास क्या होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से वो रिपीट होती है। तो 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट। ठीक है, ही सबमिटेड द फॉर्म एट द 11th आवर, कि वो लास्ट मोमेंट जाके उसने अपने फॉर्म जो है वो सबमिट करवाए हैं। इज इट क्लियर? मैम। होप सो के आज के जो लेक्चर था वो समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद नहीं हारनी, आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपके हर एक टेस्ट जो है, कोई भी टेस्ट आता है ना, उसमें अप्लाई करें। कोई भी टेस्ट आता है, ये ना सोचें कि आपकी तैयारी है या नहीं है, जस्ट अप्लाई करो, उसके बाद आप तैयारी करो और आप दे दो। जस्ट रिवीजन की जरूरत होती है ना आपको, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। और इंशाल्लाह ताला अभी ही मैं इंटीनियम और सेनियम की फाइल मैं आपको सेंड कर देती हूँ, और साथ में काम भी साइन कर दूंगी जो कि आपने करना है। और कल मैं आपसे ग्रुप में ही क्विज लूंगी और आप सब ने क्विज में पार्टिसिपेट मस्ट करना है, ताकि आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। ठीक है बेटा, तो चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।